तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, बोले तो हिंदी ऐच्छिक जो विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भैया इस सैम्पल पेपर के अंदर वही प्रश्न लिए गए हैं, वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पिछले 10 साल के पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम लोग नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ये वाला सैम्पल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, उसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग जो आपका सेक्शन बी है, ठीक है, उसको मेनली देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। ठीक है, और पेपर आता कैसा है, कुछ इस तरह का आपका पेपर आता है, बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मेट के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सामान्य निर्देश जो है वो बता रखा है। इसके आगे अगर बात करूँ तो हमने आपके लिए कुछ एक कह लीजिए बहुत बड़ा सरप्राइज रख रखा है। तो इसका अगला क्लिप जो आप देखेंगे उसके अंदर आपको सरप्राइज पता चलेगा, तो उसको देखिए बच्चों। तो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों 20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, अभी जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए 20 सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारे के सारे जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, विथ आंसर के साथ। और आंसर भी ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा शैली में आपको आंसर दिया गया है क्वेश्चंस का, ताकि आप आंसर्स को अच्छे से याद कर सके और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। यहाँ पर सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछले 10 साल के पेपर में जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा देख सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा पूरा डिज़ाइन किया गया है ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। और इस तरह से करके आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये सैम्पल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 199 रुपीज़ इसका प्राइस है, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा इसके ऊपर, केवल 99 रुपीज़ में। बस आपको रेफरल कोड या कूपन कोड कह लीजिए इस्तेमाल करना होगा, VSP07 करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब प्रसंग, व्याख्या वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने करवा रखा है, कैसे करना है सारा चीज़ बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे बड़ी बहुरिया वाला क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर एकदम डिटेल में बताया गया है। इस तरह से 20 पेपर आपको देखने को मिलेगा, इनको जरूर बाय कीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी, बोले तो खंड ब के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। ये जो सेक्शन होता है, या ये कह लीजिए जो खंड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका ये जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है आपको। ठीक है, रचनात्मक लेख काइंड ऑफ आप कह सकते हैं निबंध टाइप का होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा उससे अलग होगा। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 19-20 का फर्क होता है। 3 विषय यानी 3 टॉपिक दे दिया है आपको। पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव, दूसरा है परीक्षा के दिन, और तीसरा है समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ले लिया भैया, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी, तो चैट GPT वगैरह भी बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर
प्रभाव। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी बोलते हैं, एक तकनीकी उपकरण है जो कंप्यूटर को सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। यह समाज पर विभिन्न प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है समाज को सुविधाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए ऐप्स और वेबसाइट्स एआई का उपयोग करके लोगों को अधिक विकल्प और सेवाएं प्रदान करते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी बहुत ट्रेंडिंग में है, मैंने भी बहुत यूज़ किया है। ठीक है, आप भी अपनी स्टडीज़ वगैरह में या फिर और भी कोई चीज़, आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपका एआई वगैरह जो है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल का भी तो आ गया है अभी, तो ये सब आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। उनकी सहायता से आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है एआई का। दूसरा प्रभाव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका, वो नौकरियों को बदल देता है। कुछ नौकरियाँ जिनमें मनुष्य की ज़रूरत होती थी, अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसके अंदर आ गई है। ऑटोमेशन आ गया है इसके अंदर, जिसके कारण से जो नौकरियां हैं वो गायब हो रही हैं। ठीक है, जैसे कोई काम पहले होता था कि मान लीजिए एक फ़ोटो है, ठीक है, एक फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती थी कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाएगा इस फ़ोटो का। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, 1 क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। सीधा उसको ऐप में डालिए, वेबसाइट पे डालिए उस फोटो को, और वहाँ से 1 क्लिक में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जो सीधा सीधा फ़ोटो होता है आपके सामने आ जाएगा। तो जो बंदा था जो ये करता था कि पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना और सब काम करना, उसका जॉब तो गया ना। इसी तरह से बहुत तरह के ऐसे काम हैं जो लोग किया करते थे, अब उसमें ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेटिकली हो जाता है, 1 क्लिक में हो जाता है एआई की सहायता से। ठीक है, तो इससे समाज पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि नौकरियां गायब हो रही हैं। ठीक है, और वही मान लीजिए कि उस व्यक्ति की नौकरी कभी गायब नहीं होगी जो एआई को सीख लेगा, है कि नहीं। एआई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, किसी की जॉब को, बल्कि रिप्लेस किया जाएगा उस व्यक्ति से जिसको एआई को चलाना आता होगा, एआई समझ में आता होगा। तो इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर में आप भी जॉब वगैरह करेंगे तो अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके एआई वगैरह सीखा कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रभाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाज में नई संभावनाएं खुलती हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमेटेड गाड़ियों और रोबोट से काम करने के नए तरीके आते हैं, है कि नहीं। आज के टाइम पे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, टेस्ला की गाड़ियाँ, भैया ड्राइवरे नहीं है, लीजिए एकदम चल रहा है गाड़ी, आप उसमें सेट कर दीजिए कि हमको यहाँ पर जाना है नानी के घर, और वो आपको नानी के घर ले जाएगा। हमको जाना है यहाँ पर भंडारा हो रहा है, उधर जगह ले जाइए हमको, और उस बोलेगा अरे भंडारा वाला जगह पे जाना है आपको, जी मालिक अभी पहुँचाते हैं आपको, और तुरंत आपको भूं भूं करके एकदम भंडारा वाला जगह पे, मालिक गेट खोल दिए हैं, उतर जाइए भंडारा खा लीजिए। ठीक है, सोचिए टेस्ला में बैठा हुआ आदमी भंडारा खाने जा रहा है, व्हाट अ लॉजिक। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया चौथा प्रभाव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से चिकित्सा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बहुत से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इससे हमें अधिक समय और सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम इस तकनीक का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास इतना बड़ा चीज़ आ गया है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर एक अच्छा सा रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए लिख करके बताया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी इतनी मेहनत को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक बच्चों हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आप यूँ कह लीजिए कि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ा देता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। इस तरह से है ये 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 60 शब्दों के अंदर आंसर देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कम से कम 60 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है ये कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है। ठीक है,
अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली को ना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक टीवी देख रहे हैं, ठीक है। टीवी जब आप देख रहे हैं उस पर न्यूज़ चैनल आपने लगाया और न्यूज़ आ रही है, और अभी रिसेंट में क्या हुआ है, भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है, राम जी सबके घर आए, राम आएंगे आएंगे, ये वाला गाना भी बहुत फेमस हुआ था। खैर, तो मुद्दे पे आते हैं हमारे। तो हम लोग टीवी देख रहे हैं, अब टीवी में चल रहा है हमारा यहाँ पर न्यूज़। न्यूज़ में क्या है भैया, ट्रेंडिंग में जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो न्यूज़ में तो ये दिखाया जाएगा ना कि देखिए राम जी का भव्य मंदिर बन करके हो गया है तैयार, भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद हमारे यहाँ पर आए हैं और अपने उनके जो पावन चरण है वो मंदिर के अंदर प्रवेश हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मतलब बहुत तरह के न्यूज़ कवर किए जाएंगे, मोदी जी ने ये बोल दिया, इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चित्र दिखाया है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर मंदिर का जो न्यूज़ है, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, राम मंदिर, ठीक है, तो वो न्यूज़ यहाँ पर टीवी पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को दिखाना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाना, ये उल्टा पिरामिड शैली का ही एक अभिन्न अंग है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो आपका यहाँ पर मंदिर का न्यूज़ हो गया, फिर इससे कम इम्पॉर्टेंट होगा जो न्यूज़, उसको दिखा देंगे कि मान लीजिए शिमला वगैरह में भी बहुत लोग जाते हैं, ठंड का टाइम है तो ये दिखा देंगे शिमला में लोग जा रहे थे इस तरह से और रास्ते में लग गई बहुत भारी जाम, ठीक है। और फिर ये न्यूज़ भी कवर हो गया। इससे भी कोई कम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो उसको दिखा देंगे कि हाँ जो है सो कि ये एक और न्यूज़ है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को पहले दिखाया जाता है, पहले छापा जाता है, ताकि ऑडियंस जो है ना इंगेज हो सके, ठीक है। आप अखबार भी उठा करके देखेंगे तो राम मंदिर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज राम मंदिर का यहाँ पर पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सब कुछ हो गया, मोदी जी ने जो यहाँ पर भाषण वगैरह देना था वो दे दिए। अब अगले दिन का जो अखबार आएगा उसके फ्रंट पेज पर ही बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया होगा कि देखिए मोदी जी ने यहाँ पर ये भाषण दिया है, यहाँ पर, ठीक है, ये बातें बोली हैं, लोगों को कर गई भावुक ये चीज़ें, ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया चीज़, वो हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले पेज पर छापा जाएगा, फिर अगला जो पेज होगा आपका अखबार का उस पर उससे कम इंपॉर्टेंट चीज, फिर उसका अगला जो पेज होगा उस पर उससे कम इंपॉर्टेंट, और सबसे लास्ट पेज जो होता है आपका अखबार का उस पर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छापी जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका उल्टा पिरामिड शैली, और इसी शैली में न्यूज़ वगैरह भी आपको दिखाया जाता है। सबसे कम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको सबसे लास्ट में दिखाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है, उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा कि देखिए लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए लाए हैं, ये खबर सबसे पहले पूरे जगत में सबसे पहले ये खबर आपको इस चैनल पे देखने को मिल रही है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। खैर टीवी पे तो ये नहीं बोला जाता है, उनको लाइक और शेयर की क्या ज़रूरत है। आप फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको उल्टा पिरामिड शैली समझ में आ गया होगा। बेसिक सा है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमारे यहाँ पर न्यूज़ खत्म नहीं हो जाता है। यही आपका उल्टा पिरामिड शैली होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा इस तरह से था कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, ठीक है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है, अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं होता वरन खबर के प्रारंभ में आ जाता है। जो क्लाइमैक्स होता है ना उल्टा पिरामिड शैली में, वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। इसी शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखा दिया जाएगा, फिर बॉडी आता है, फिर समापन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रो हो गया आपका, जिसके अंदर समाचार का मुख्य भाग आ जाएगा, फिर बॉडी आ जाएगा, घटते क्रम में खबरों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा, ठीक है, और लास्ट में समापन आ जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर अथवा स्पेस ना होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट वाला जो पेज होता है उसमें अगर आप देखेंगे अखबार के अंदर तो जो सबसे कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो छपता है, साथ ही साथ अगर
बहुत ही छोटा न्यूज़ है या जो सो कि जगह नहीं बच रहा है अखबार में, तो छोटा छोटा लिख देते हैं उधर, है ना, इस तरह से होता है क्योंकि सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, तो ये आपको उल्टा पिरामिड शैली हो गया और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। इस बार अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीट से क्या अभिप्राय है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले बीट को समझ लेते हैं। देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। समझ में आ गया आपको? संवाददाता जो होते हैं उनके बीच में काम का बंटवारा किया जाता है उनके इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी के आधार पर और उनका ज्ञान जो है, उनकी नॉलेज जो है उसके बेसिस पर। मान लीजिए एक संवाददाता है जिनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको पॉलिटिक्स का, तो उनको पॉलिटिक्स की न्यूज़ जो है सो की रिपोर्टिंग करने का जिम्मेदारी दे दिया जाएगा। अगला जो यहाँ पर संवाददाता है उनको स्पोर्ट्स यानी खेल जगत के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और इंटरेस्ट भी है, तो उनको खेल जगत के बारे में जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप ये सेक्टर देखिए। तो संवाददाताओं के बीच में उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर जो काम का विभाजन किया जाता है, मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, क्राइम है, ठीक है, तो उसका अर्थ यह है कि क्राइम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो रिपोर्टिंग होंगी, उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा अंतर इस तरह से भी बता दिया मैंने कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग जो होता है ना, उसके अंदर संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना, थोड़ी जानकारी भी होगी अगर इस तरह से, तो पर्याप्त है। ठीक है, उस क्षेत्र की सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो खबरें होती है इस तरह से वही लिखनी होती है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। जो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। अब यहाँ पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, जिसके अंदर विशेष नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। ठीक है, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता होते हैं उनको सामान्य खबरों से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं उनको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर रीडर है यानी पढ़ने वाले व्यक्ति है उनके सामने अपने इस विशेषीकृत रिपोर्टिंग को रखना पड़ता है। डिटेल में जा करके फैक्ट वगैरह को इकट्ठा करने के बाद छपवाना पड़ता है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल डिटेल में उस चीज़ के बारे में पढ़ सके। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बना हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मुझे किसी भी धर्म के साथ आप मत जोड़िएगा, हाथ जोड़ करके नमन है। ठीक है, मेरा काम है, मेरा धर्म है सिर्फ आपको पढ़ाना। ठीक है, तो एक यहाँ विशेषीकृत रिपोर्टर है, उन्होंने एक न्यूज़ छापी राम मंदिर को लेकर के। ठीक है, तो विशेषीकृत रिपोर्टर है भैया वो, तो बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को छापेंगे कि राम मंदिर जो बना है उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है, यहाँ से आया है। ठीक है, इतने साल तक चलेगा, इस मटेरियल की क्या खास बात है। ठीक है, भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनी है वो मूर्ति कौन से पत्थर की बनी है, उस पत्थर की क्या खासियत है, बहुत बिल्कुल डिटेल में जा करके फैक्ट के साथ अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हमारा विशेषीकृत रिपोर्टर जिसको आप कह सकते हैं। तो आशा करता हूं कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, राष्ट्रीय एकता हो सकता है, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण लिख सकते हैं आप। ठीक है, और मनोरंजन और सामाजिक विकास आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना है, ये बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश
डालिए। ठीक है, तो नाटक के अगर विभिन्न तत्वों की बात करें तो नाटक के अंदर समय का बंधन होता है, उसके अंदर शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, कथ्य का ध्यान रखना पड़ता है, संवाद शिल्प का ध्यान रखना पड़ता है। इनको ये एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पहला वाला कि समय का बंधन। अब एक आप नाटक देख रहे हैं, कोई सा भी नाटक हो सकता है, उसमें समय का एक बंधन होता है कि इतने समय में आपको नाटक खत्म करना है। अगर वो बहुत लंबा नाटक चल जाएगा तो ऑडियंस जो है, जो दर्शक है, वो देखने में बोर करेंगे, मतलब ऑडियंस को बोर करने लगेगा। वो आप ही देखिए ना, एक मूवी आती है, वो 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे की मूवी जाती है। अभी एनिमल मूवी आई थी एक, वो 3 घंटे कुछ मिनट की थी। तो इतना लंबा जब मूवी किसी को बताया जाता है कि 3 घंटे कुछ मिनट की मूवी है, तो बोलेगा यार इतनी बड़ी फिल्म, यार इसको बाद में देखूंगा, टालता रहता है क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से नाटक भी होता है, उसको एक समय सीमा के अंदर खत्म करना होता है ताकि ऑडियंस जो है वो बोर ना हो। ठीक है, तो ये नाटक के तत्वों की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो फीचर की बात करें तो आप यहाँ पर इस तरह से उनके प्रकार लिख सकते हैं। समाचार बैकग्राउंड फीचर, रूपात्मक फीचर, खोज परख फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, साक्षात्कार फीचर। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू लेने वाला फीचर। ठीक है, इंटरव्यू होता है वैसे साक्षात्कार का मतलब। ठीक है, फीचर अलग चीज़ हो जाएगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो साक्षात्कार फीचर बन जाता है। अगला है यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर, विशेष कार्य फीचर। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं फीचर के प्रकारों के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, माघ के मास में विरहनी की भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माघ महीना जब होता है उसमें जो विरहनी की भाव है उसको बताना है आपको। तो माघ महीने में ठंड विरहनी को अधिक व्यथित करती है। माघ महीने में जो ठंड होता है ना, कड़कड़ाने की ठंड, वो विरहनी को और भी ज़्यादा व्यथित करती है। हृदय का थर थर कांपना हमें देखने को मिलता है। प्रियतम के विरह में अश्रुपात होना उनका, और भीगे वस्त्र तीर की तरह जो उनको चुभता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं विरहनी का माघ मास के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोड़ो कविता नव सृजन की प्रेरणा है, कथन के आलोक में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कभी विध्वंसकारी भूमिका में न होकर सृजन के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करने की प्रेरणा देता है। ये चट्टानों और उसर जैसों की भूमि को तोड़ने की बात, ताकि सृजन प्रक्रिया शुरू की जा सके, और प्रकृति से मानव मन की तुलना करने का नया आयाम है ये। ठीक है, इसीलिए तोड़ो कविता नव सृजन की प्रेरणा है। साथ ही साथ मन में समाई उब और जैसों की खीज को तोड़ना आवश्यक है, ये इसके अंदर बताया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्भ भरा एवं यहाँ पर मदमाता क्यों कहा है। तो दीप अकेला से आशय यहाँ व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत सत्ता से है। दीप को यहाँ एक सर्वगुण संपन्न मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। सर्वगुण संपन्न का मतलब होता है जिसमें सारे गुण हों। ठीक है, इस व्यक्ति में स्वतंत्रता, मौलिकता और रचनात्मकता की अद्वितीय विशेषता है। इसमें अंधकार से लड़ने की शक्ति भी है, परंतु अपनी शक्ति और गुणों पर अहंकार के कारण मद भी है। ठीक है, अपनी जो शक्ति है, गुण है, उसके अहंकार है, इसके कारण भी ये मद हो गई, एक तरह से थोड़ी सी वैसी टाइप की, कम टाइप की कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक का आपको काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए इस तरह से 4-5 लाइनें या 8 लाइनें दे दिया होता है। उसको देख करके आपको बताना होता है कि ये जो लाइनें हैं किस चैप्टर से ली गई है, इसके लेखक कौन है, उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा बताना होता है। तो यहाँ पर पहला है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। तो ये आपका दे रखा है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अथवा में जो दे रखा है मैंने, वो उसका आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है। यहाँ पर अथवा में इस तरह से दे रखा है। अथवा का क्या मतलब होता है आपको पता ही होगा कि भैया अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इस तरह से ये दे रखा है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल
जो सो कि ये संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो इस तरह से ये दे रखा है आपका, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए इस तरह से लिख देंगे, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें जैसे मैंने लिख दिया है आह वेदना, फिर डॉट 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 इस तरह से लिख दीजिएगा, मतलब कर दीजिएगा, और फिर लिख दीजिएगा लास्ट की कुछ लाइनें जैसे नीरवता अनंत अंगड़ाई, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में कवि हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। कविता कौन सी है, ये देवसेना का गीत कविता है जिसके अंदर से ये लाइनें ली गई है। प्रसंग के अंदर आप थोड़ी सी बातें बता देंगे, जैसे इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्ष का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया तो वह है एकमात्र उसका अकेलापन, यानी कि उसकी जीवन यात्रा पर किसी ने अधिकार कर रखा है तो उसका एक अकेलापन है, ठीक है, एकमात्र वही है जिसने उसकी जीवन यात्रा पर अपना अधिकार जमा रखा है। तो इस तरह से प्रसंग में थोड़ी सी बातें आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा व्याख्या कर देना है, व्याख्या मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है, मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि जो है सो कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन वह तो मात्र मेरा भ्रम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही है। उसने अपना जीवन निरंतर दुखों और संघर्षों के बीच ही बिताया है, जहाँ उसका कोई साथी नहीं है, ठीक है, उसका एकाकीपन ही उसका साथी बनकर चलता रहता है या चलता रहा, ठीक है, यानी उसका अकेलापन। तो इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। ओके, अब आपको काव्यागत विशेषताएं बतानी है, जैसे देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ है इसके अंदर, जो हमने यहाँ पर बताया, ठीक है, व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बातें आपको बता देनी है। विषयानुकूल, गंभीर और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो हमारा मुक्त छंद है इसका प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें अगर इसके अंदर तो करुण रस है, ठीक है, इस कविता के अंदर। उसके आगे चले तो उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब है, ज्ञेयता का गुण देखने को मिलता है। व्याकरणिक शब्द की बात करें, जो व्याकरण वाले शब्द होते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आपको उसके उत्तर देने हैं। 3 क्वेश्चन वैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद जो है वो सुना सकने में असमर्थ था। कथन के माध्यम से हरगोविंद की तत्कालिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ये इस तरह से भी आ जाता है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया, ठीक है। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि वह सोच रहा था कि मेरे संवाद से ये लोग बहुरिया को अपने यहाँ ले आएंगे। कौन सोच रहा था? यहाँ बड़ी बहुरिया, ठीक है, वो ये सोच रहा था कि मेरे संवाद से ये जो लोग हैं ये बड़ी बहुरिया को अपने यहाँ ले आएंगे। अगला, बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है और यह गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो वहाँ क्या रह जाएगा, ठीक है। वो सोच रहा था कि भैया ये तो गांव की लक्ष्मी है और वही अगर चली जाएगी तो यहाँ रह क्या जाएगा, ठीक है। किसके मन में चल रहा था ये? हरगोविंद के मन में। अगला है, बूढ़ी माता को बहुरिया की दशा बताकर व्यथित परेशान नहीं करना चाहता था, ठीक है। बूढ़ी माता को जो बहुरिया की दशा है वो बता करके वो परेशान नहीं करना चाहता था। कौन? हरगोविंद, ठीक है। बड़ी बहुरिया भाई भाभीियों की नौकरी कैसे कर पाएगी, ठीक है। बड़ी बहुरिया जो है वो भाई और भाभीियों की नौकरी कैसे कर पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो अमझर यानी आमों का झरना, ठीक है, अमझर का अर्थ होता है। और सिंगरौली के गांव अमझर में पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की योजना होने के कारण होने वाले विस्थापन से गांव में सूनापन है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि भैया अमझर गांव में सूनापन क्यों है? क्योंकि वहां पर पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होना है, इस योजना के कारण वहां पर विस्थापन हो रहा है और जब विस्थापन होता है तो सूनापन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो,
पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया है उसे तो देखने दो, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे आप कि इस कथन का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में न जानता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता हो। यही इस जो आपका स्थिति है वो धर्म की भी है। ठीक है, जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उससे धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, किंतु जिसे धर्म का तनिक ज्ञान नहीं है उससे धर्म संबंधित ज्ञान न ले। भैया आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्म को कट्टर बोलते हैं। मैं किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैं इस धर्म का कट्टर हूँ, मैं इस धर्म का कट्टर हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे उसमें लोग हैं, 90% लोग हैं जिनको धर्म के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछ दीजिए तो बोलते हैं भैया इतना तो नहीं पता है हमको। तो उनसे धर्म का ज्ञान हमें नहीं लेना चाहिए। जिस तरह घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया व्यक्ति खराब घड़ी सही कर सकता है, वही स्थिति धर्म पर भी लागू होती है। जिसको धर्म का पूरा नॉलेज होगा वो धर्म का अच्छा बात बताएगा, जिसको धर्म का नॉलेज ही नहीं होगा वो क्या बातें बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर इस तरह से बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अथवा करके 2 गद्यांश दिया गया है और दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो जो नीचे वाला आपका ये चौधरी साहब वाला दे रखा है ना, इसका मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है। वीडियो को पॉज करके अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको बताया कैसे करना है। स्टार्टिंग की 2 लाइनें लीजिएगा और लास्ट की 2 लाइनें लीजिएगा। ठीक है, दोनों को लिख दीजिएगा, बीच में डॉट 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 इस तरह से ये लगा दीजिएगा। फिर बात करें सप्रसंग व्याख्या करने की, तो यहाँ पर संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो पाठ कौन सा है हमारा? प्रेम घन की छाया स्मृति। लेखक कौन है हमारे यहाँ पर? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अब प्रसंग की बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंक्लूजन बताना पड़ता है कि इन पंक्तियों में लेखक ने चौधरी प्रेम घन की जी के घर के वातावरण का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में हिंदुस्तानी संस्कार ही बसते थे। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो पूरा डिटेल में आपको बता देना है कि शुक्ल जी का आना जाना प्रेम धन की जी के घर में एक लेखक के रूप में होने लगा था। प्रेम धन जी को देखकर शुक्ल जी उन्हें कौतूहल की दृष्टि से देखा करते थे। तो इस तरह से पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर यहाँ पर विशेष की बात करें तो कुछ जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है, ठीक है, चाहे आपका अलंकार हो गया होगा, भाषा शैली हो गया होगा, उन सब के बारे में आपको विशेष में बता देना है। जैसे भाषा की बात करें तो प्रवाह पूर्ण खड़ी बोली बोलचाल की भाषा शैली अपनाई गई है। शब्द भंडार की बात करें तो तत्सम तद्भव शब्द चयन किया गया है जिनका सटीक प्रयोग किया गया है। लौकिक यानी मुहावरे की बात करें तो तबीयतदारी, टपकना, काट छांट करना, इस तरह से मुहावरे है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। शैली की बात करें तो वर्णात्मक शैली में लिखा गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो सप्रसंग व्याख्या है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो ये आपका अंतराल वाली जो पुस्तक है उसके अंदर से 14वां क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 14वें के क में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की क्या हमें चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे भैया जो हार नहीं मानते थे। ठीक है, सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते थे, पुनः परिश्रम करने को तैयार रहते थे। वो आपको भी रहना चाहिए भैया, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है ना, तो मैंने कहीं से सुना है कि जितना आपने कमाया है वो एक क्षण में भी चला जाए तो आपको इतनी कैपेसिटी रखनी चाहिए कि आप उस चीज़ को दोबारा अर्न कर सके, तभी आप एक सक्सेसफुल आदमी बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक क्षण में अगर चीज़ें कुछ चली जाती है तो बहुत हताश या निराश हो जाते हैं। ठीक है, हो भी जाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक रियल में सक्सेसफुल आदमी बनना है तो वो अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी
ये जो साधना होती है उससे सक्सेसफुल बनता है कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। एक बार अचीव कर लिया, 2 बार अचीव कर लूँगा। अगर एक बार आप सीबीएसई टॉप कर लेंगे तो 2 बार भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं। पहली बार मुश्किल होता है ना, पहली बार आपने पैसा कमा लिया तो दूसरी बार भी कमा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर सूरदास भी थे, कर्मशील और मेहनती व्यक्ति थे वो। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है, अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से नहीं कतराते थे वो, ठीक है। प्रतिशोध की भावना से मुक्त थे, वो बदला लेने में बिलीव नहीं रखते थे कि यार इससे बदला लूंगा उससे बदला लूंगा। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखते थे। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते हैं, कि सोचते अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक ने ओकारेश्वर में नर्मदा नदी के आसपास क्या क्या बदलाव देखा, किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो उन्होंने देखा कि ओमकेश्वर, यहाँ ओमकेश्वर है, थोड़ा मिस्टाइप है, ओमकेश्वर में नर्मदा जो है उस पर बांध बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है बांध का निर्माण हो रहा है। यहाँ सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा चीज़ें देखने को मिला। अब भैया बांध बनेगा तो बहुत बड़ा ऊपर इस तरह से दीवार बनाया जाता है ताकि पानी को रोका जा सके। अगला है, ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा नदी बांध से चिढ़ रही हो, बांध के कारण नदी के वेग में रुकावट आ गई हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू के जो लेखक है उन्होंने नर्मदा नदी के आसपास क्या क्या बदलाव देखा। तो उन्होंने देखा भैया वहाँ बांध बन रही है, बांध बनने के लिए कंक्रीट के बड़े बड़े दीवार ऐसे राक्षस जैसे वो बनाए जा रहे हैं ना, और उनको लग रहा था कि जो नदी है उस चीज़ से चिढ़ रही थी बांध बनने से, नर्मदा नदी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1 जो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सैंपल पेपर्स अगर आप लेना चाहते हैं, इनका PDF लेना चाहते हैं 20 सैंपल पेपर का, तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा और रेफरल कोड वगैरह भी दिख रहा होगा। 99 रुपीज़ में अभी आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट के साथ। इसका जो प्राइस है 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 50% ऑफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, कूपन कोड, जो कि है VSP07, ठीक है। ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर सीधा 50% का भारी छूट मिल जाएगा और केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर की जो कीमत हुई केवल 5 रुपये हुई, ठीक है। 5 रुपये का तो पार्ले जी का बिस्कुट ही खा लेते हैं, और यहाँ 5 रुपये में आपको एक सैंपल पेपर मिल रहा है। इस तरह से आपको 20 सैंपल पेपर केवल 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे 50% डिस्काउंट के साथ। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।